श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। डिमेंशिया क्या है, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सभी वो प्रमुख बिंदु हैं जिन पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर वरुण कुमार सिंह जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, आईएमएस बीएचयू में। डॉक्टर वरुण, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्ते अशोक जी। पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं आपको अपना बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज आपने डिमेंशिया जैसी बीमारी के लिए चर्चा करने के लिए मुझे आज यहाँ निमंत्रण दिया है। वरुण जी, डिमेंशिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे श्रोता नाम से नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है और शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को ये समझाएं कि डिमेंशिया क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको। डिमेंशिया अगर हम एक सरल शब्दों में कहें तो ये भूलने की बीमारी है, जिसमें मरीज जो उसकी रिसेंट एक्टिविटीज़ कुछ हुई हैं या पहले की जो भी उसकी याददाश्त हैं, अगर उसका उसे विस्मरण होने लगे, भूलने लगे, तो इसे आप सरल शब्दों में डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण कह सकते हैं। लेकिन भूलने की समस्या के अलावा कई और लक्षण होते हैं जिसके बारे में लोगों की जागरूकता कम है और जिसकी वजह से ऐसे मरीज शुरुआती स्टेज में हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। इनमें से कई लक्षणों को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें मरीज जो काम पहले बहुत आसानी से कर पाता था, अब उसे करने में कठिनाई हो रही, कोई डिसीजन लेने में उसको अब दिक्कत होने लगी है, कोई कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत हो रही है। पहले सिंपल अगर हम बात करें, हो सकता है पहले वो मार्केट चला जाता है, कुछ खरीद फरोख्त करने में उससे बहुत आसानी से कर लेता, अब उससे जोड़ घटाने करने में दिक्कत हो रही है। तो ये भी लक्षण है जब कैलकुलेशन में आपको दिक्कतें आने लगे या फिर आपको दिशा भ्रम होने लगे। आप मार्केट से अपने घर डेली आते थे उसी रास्ते से, आज आप आ रहे हैं तो आपको दिशा भ्रम है, आप किसी दूसरे रास्ते पर निकल गए। या जब कभी बीमारी बढ़ती है तो आप एडवांस स्टेज में घर में ही मरीज अपने बेडरूम से किचन या टॉयलेट की तरफ जाने में भी मरीज को दिक्कत होने लगती है। तो ये भी लक्षण है जिनके बारे में लोगों की जागरूकता कम है। और कुछ और लक्षण जैसे भूलने के अलावा कुछ और लक्षण है जिनमें मरीज की जो न्यूरोसाइकेट्रिक बिहेवियर जो कहते हैं साइकेट्रिक सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसमें हो सकता है वो अवसाद से ग्रसित हो जाए या फिर उसमें उत्तेजना वाले भाव आने लगे। तो ये लक्षण भी ऐसे हैं जिनके बारे में लोग उतने जागरूक नहीं हैं। और प्रायः यह देखा जाता है जब हमारे पास मरीज गांव से आते हैं तो उनके साथ उनके जो रिलेटिव होते हैं, तो कॉमनली ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि 60 के ऊपर ज़्यादातर ये सिम्टम मिलते हैं, तो लोग कहते हैं सठिया आ गया बाबा जो है। लेकिन इन लक्षणों को अगर हम समय से समझ पाएँ तो हम ऐसे मरीज को डॉक्टर के पास समय से ले जा पाएंगे और मरीज का उपचार टाइम से शुरू हो पाएगा। एक और लक्षण की जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नींद की दिक्कत है। कई बार आप पहले बहुत ही अच्छी नींद आती थी, 6-7-8 घंटे आप नींद ले लेते थे, अब आपको नींद नहीं आ रही है या फिर नींद में आपके हाथ पैर हरकत कर रहे हैं, आप कोई सपना देख रहे हैं उसी हिसाब से आपके हाथ पैर चला रहे हैं, तो ये भी डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण है। तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ याददाश्त कमजोर होना है डिमेंशिया का लक्षण है, तो यह समझना गलत होगा। इसके बजाय जैसा हमने बताया, आप जो पहले कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते थे जैसे कैलकुलेशन, या फिर आपको दिशा भ्रम होने लगे या आपके बिहेवियर में चेंज हो जाए, आपकी नींद में दिक्कत आने लग जाए, या लैंग्वेज में आप जैसे हमारे सामने ग्लास पड़ा हुआ है, हमें उसको बोलने में दिक्कत नहीं, अब हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लेने में भी हमको दिक्कत हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका नाम क्या है, उसको कैसे बुलाएं। तो ये सभी शुरुआती लक्षण है जिसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। वरुण जी, ये तो हो गई बात लक्षणों की कि किन लक्षणों के आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये समस्या हमें है या नहीं। कारण की चर्चा अगर न करें तो ये बात अधूरी सी रह जाती है। कारण क्या होते हैं इस भूलने की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है किसी व्यक्ति में, तो क्या कारण हो सकते हैं? क्या कोई मानसिक रोग है ये, या उम्र के कारण होने वाली एक समस्या है? और ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, ये सामान्यतः क्या उम्र दराज लोगों में, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि आमतौर पर जो मरीज आता है वो कहता है कि बाबा सठिया आ गए हैं, तो क्या ये उम्र से जुड़ी हुई समस्या है या सामान्यतः किसी भी आयु वर्ग में, किसी भी महिला हो पुरुष हो, किसी को भी हो सकता है? अशोक जी, अगर हम कारण की बात करें तो जो डिमेंशिया जो आपके पहले प्रश्न में था उसको मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा कि डिमेंशिया मुख्यतः दिमाग की बीमारी, ये स्पाइनल कार्ड या नसों की दिक्कत, मतलब हमारे नर्व जो हैं, मांसपेशियाँ उनकी नहीं,
दिमाग की बीमारी है। तो इसके कारणों को भी दो भाग में रखा गया है। एक ऐसे कारण जिनको हम रिवर्स कर सकें, उसको रिवर्सिबल एटियोलॉजी कहते हैं, रिवर्सिबल काजेज होते हैं। दूसरे कारण जो कि इरिवर्सिबल है, उस समय के साथ बढ़ेंगे ही, अभी तक उनका इलाज शोध में है और अभी जो विदेशों में शोध चल भी रहे हैं, उनका कॉस्टली ट्रीटमेंट है, अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मुख्य जो प्रयास रहता है कि रिवर्सिबल कॉजेज हमसे मिस ना हो। ऐसे मरीज जिनको ये इस तरीके के कारण है जिनको हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि ऐसा मरीज हमारे पास से चला जाए और उसकी दवाइयाँ हम ना दे पाएँ या हमारे पास ना आए टाइम से। तो अगर हम, क्योंकि ऐसे मरीजों में अगर हम समय से उपचार दे दें तो मरीज की याददाश्त पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। तो रिवर्सिबल कॉजेज में अगर हम देखें जो कॉमनली, जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी, कई बार हाइपोथायराइडिज्म, जो थायराइड जो हार्मोन की जो डिस्फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड का, या फिर कई बार दिमागी इन्फेक्शन जैसे हर्पीज, ट्यूबरकुलोसिस या आजकल न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये जो बीमारियां हैं अगर ये दिमाग में है तो ये भी डिमेंशिया के कारण है। या ट्यूमर, अगर ट्यूमर है और दिमाग के उस भाग में है जहाँ से हमारी मेमोरी की फॉर्मेशन होता है, अगर हम ट्यूमर को हटा दें तो हमारी डिमेंशिया ठीक हो सकती है। इसी तरीके से स्ट्रोक जो लकवा मारता है, तो लकवा हाथ पैरों में कमजोरी तो करता ही है, लेकिन दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर क्लॉटिंग हो जाए तो आदमी की याददाश्त गड़बड़ हो सकती है। और अगर हम और आगे बढ़े तो जैसे डिप्रेशन अगर किसी मरीज को होता है तो इसे स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन का इलाज कर दिए तो मरीज की याददाश्त ठीक हो जाती है। तो ये जितने कारण हमने बताया ये कि रिवर्सिबल कॉजेज, अगर आप विटामिन की कमी, जो हार्मोन की दिक्कत है, या फिर आप इन्फेक्शन, ट्यूमर या ब्लड प्रेशर, शुगर से जो स्ट्रोक है, इन सब का इलाज अगर आप करते तो मरीज की याददाश्त धीरे धीरे बेटर ही होती जाएगी। जो इरिवर्सिबल कॉज की बात हम कर रहे हैं जो नहीं ठीक हो सकते, उसमें जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, या फिर और दूसरी जो है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पार्किंसन वाले मरीजों में भी डिमेंशिया होती है। इस तरीके की बीमारियों में क्या होता है, जो एक असामान्य प्रोटीन होता है जो धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स में इकट्ठा होने लगता है। अलग अलग जो हमने 2-3 नाम गिनाए हैं उनमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं, उनमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर वो डिपॉजिट हो गए तो स्लोली वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करके या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो हमारे रेडिकल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन से ब्रेन सेल्स डैमेज होते चले जाते हैं इन सारी तरह की बीमारियों में। तो उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों तरीके की बीमारियों में कॉमन है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपकी पुअर लाइफ स्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, मोटापा है, आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका खान पान अच्छा नहीं है, आपके खान पान में विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स वाले तत्वों की कमी है, तो अगर ये सब चीज़ों को हम देखें, अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, अगर इनको कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक हम इरिवर्सिबल वाले जो कॉजेज वाली बीमारियां उनमें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूर्णतया क्योंकि नहीं कंट्रोल से, क्योंकि कुछ हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटीन जमा होते चले जाएंगे, तो पूरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल और रिस्क फैक्टर को ध्यान दें तो इरिवर्सिबल कॉजेज में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। इस बीमारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या ये बीमारी आनुवंशिक है? अगर किसी के माता पिता को है तो कितनी संभावना है कि उसके बच्चे में भी ये समस्या हो सकती है? और जो मेरा पहला प्रश्न भी था इससे पहले वाले सवाल में, कि क्या ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, महिला हो, पुरुष हो, वो कोई उम्र दराज व्यक्ति हो या बच्चा हो? जो आप आनुवांशिक बात करें, कुछ जैसे हम अल्जाइमर्स में बात करें तो उसमें जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं अल्जाइमर्स की। जैसे हम पार्किंसन से बात करें तो उनमें भी कुछ बीमारियां हैं जो जेनेटिक कॉजेज है। तो ऐसे मरीजों में अगर आपके पेरेंट्स में अल्जाइमर्स की हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको भी अल्जाइमर्स डिजीज की हमेशा ही आप ज़्यादा रिस्क रहेंगे एक नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले। तो हाँ, उनमें ये डिमेंशिया का भी रिस्क ज़्यादा रहेगा। रही बात आपने कहा था महिला पुरुष में, जो महिला पुरुष किन में भी हो सकता है, तो वही चीज़ मैं कर रहा था कि जो रिवर्सिबल कॉजेज की बात अगर हम करें अशोक जी, जैसे हमने कहा विटामिन B12, हाइपोथायराइड बच्चे को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन दिमाग में बच्चे को भी हो सकता है, महिला को भी हो सकता है, ट्यूमर या स्ट्रोक, आजकल मतलब यंग पॉपुलेशन में भी स्ट्रोक है क्योंकि खान पान रहन सहन आपका अच्छा अगर नहीं है तो ये कॉजेज हैं ऐसे जो किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादातर चांसेज हैं कि ओल्ड एज को करेंगे, लेकिन और जो हमारा जेंडर है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल, और ये फिर एज ग्रुप में भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा है कि समय के साथ जैसे जैसे इन कारणों का पता चलने लगा है मेडिकल फील्ड में, तो ये है कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये कारण किसी भी एज ग्रुप में है, किसी भी आयु वर्ग में है, तो उनको अफेक्ट कर सकते हैं।
डिमेंशिया की जब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, तो ये कितनी बड़ी समस्या है। स्पेशली हम अगर पूर्वांचल की बात करें तो दिन प्रतिदिन आपके पास जो मरीज आते हैं अस्पताल में, वो किस तरह के मरीज होते हैं, उनमें प्रमुख कारण क्या होते हैं? वही चीज़ मैं अशोक जी कहना चाहता हूँ। सामान्यतः आप देखिए हमारे पास मरीज जो सिर दर्द, कमर दर्द या लकवा और तरीके की बीमारियों के साथ आता है, लेकिन जो एक डिमेंशिया का एक टाइप होता है जिसको कहते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें आपको हो सकता है कभी भूलने या कोई चीज़ भूलने की दिक्कत हो, लेकिन आप उससे आपकी डेली एक्टिविटीज अफेक्ट नहीं होती। आप रोजाना अपना काम सब कर ले रहे हैं, लेकिन आपको भूलने की समस्या है। तो कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसा हमने कहा, आपके बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। कई बार लोग गुस्सा कर रहे हैं या डिप्रेशन में हैं या चिड़चिड़ाहट है स्वभाव में या थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत, लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हाँ हमारी एज ग्रुप के साथ हो सकता है ये हो रही है, लेकिन ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं डिमेंशिया की, जो मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का। तो हाँ, जब स्केल लगा के हम लोगों में भले ही मरीज किसी दूसरी बीमारी के लिए आया है, लेकिन अगर हमें कुछ संशय मिलता है जांचों के माध्यम से भी, या फिर हमें कुछ हिंट मिलता है जो उनके साथ उनके रिलेटिव्स आए हैं उनके माध्यम से भी, हाँ सर इनके में भी ये दूसरी समस्याएं भी, दूसरे लक्षण भी हैं, तो अगर हम चेक करते हैं तो कई बार मिलते हैं उन मरीजों में भी ऐसी समझ मिलती है कि शुरुआती स्टेज में वो मरीज मिलते हैं। और जांचों में जैसा मैंने बताया कि अगर जब हम किसी मरीज का रूटीन करते हैं, हमें B12 या थायराइड की दिक्कत मिलती है, तो हम देखते हैं उनका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसे मरीजों में जो याददाश्त है वो इम्प्रूव करता है। देखने में और बात करने में बड़े सामान्य सा आपने बताया कि विटामिन B12 की कमी है या अन्य कारण है, हमारी जो डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पर इसका जो दुष्प्रभाव है शरीर पर वो बड़ा व्यापक है जी। और शरीर की जो हमारी स्थिति है उसको काफ़ी हद तक ये प्रभावित करती है। डॉक्टर साहब, इसकी ये जिस डिमेंशिया नाम की जिस बीमारी की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? शुरुआती कुछ उपाय तो आपने बताया, जैसे कि हम अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं, और अगर किसी को ये समस्या है तो उसका इलाज क्या है? क्या सामान्यतः दवाओं से ये बीमारी ठीक हो सकती है? और अगर ये बीमारी ठीक होती है तो क्या प्रतिशतता है कि एक व्यक्ति अपने रूटीन के जो डेली के काम काज हैं वो सुचारू रूप से कर पाएगा? जी अशोक जी, मैं आपके इस क्वेश्चन को जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही पार्ट को मैं कवर करना चाहूँगा। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, एक नॉर्मल इंसान को अपनी जीवन शैली में तो बदलाव करना ही होगा। खान पान में उसकी डेली मतलब लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ में मेंटल एक्सरसाइज भी होना चाहिए। जैसे हम सिंपल बात करें, एक आप साधारण से एग्जाम लीजिए। कई बार आप पेपर में देखते हैं सुडोकू नाम से एक गेम आता है जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं, तो वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज है। अगर आप उसे करते हैं तो आपके जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिव होते हैं। वो भी एक तरीका बताया गया है कि जिससे आप डिमेंशिया से अपने को प्रिवेंट कर सकते बचा हैं। सकते हैं। और ये कहा जाता है कि आदमी तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक वो जो है सीखना छोड़ नहीं देता है। जिस दिन आप सीखना छोड़ दिए उसी दिन आप बूढ़े मान लिए जाते हैं। तो हमेशा जीवन पर्यंत ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ भी नई चीज़ जो मिले उसको सीखना चाहिए, चाहे आपकी एज जो भी हो। तो मेंटल एक्सरसाइज की बात, तो इसी तरीके से योगा की मैं बात करूंगा कि योगा से भी आपके शरीर को कामनेस मिलती है। आपके शरीर में जो हमने बताया एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो सब चीज़, स्ट्रेस का लेवल कम होता है। और एक्सरसाइज में ये है कि आप डेली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की अगर आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसके फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि आपके शरीर में जो है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, टॉक्सिक जो वहाँ पे केमिकल्स हैं वो बाहर ब्लड के थ्रू निकल जाएंगे। दूसरी चीज़ है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर से केमिकल होता है जो रिलीज होता है, वो ब्रेन के सेल्स को मरने से बचाता है, नए सेल्स को ग्रो होने में भी मदद करता है। खान पान में अगर मैं बताऊं तो स्पेशली डिमेंशिया वाले मरीजों को मैं कहूँ कि ऐसे तत्वों का हमें ज़रूर, ऐसे खानों में ऐसे सब्जी या फिर फलों या फिर ड्राई फ्रूट्स का हमें यूज करना चाहिए जिनमें पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या फिर एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे तत्वों का जिसमें प्रचुर मात्रा हो। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जैसे हम अखरोट की बात करते हैं, अलसी के बीज की बात करते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, और उसके अलावा सेब, संतरा, अमरूद, नाशपाती, इन सबको आपको डेली अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। उसी तरीके से सब्जी में अगर हम बात करें, जो हमारी सब्जियां जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर है या फिर आपके सलजम है या फिर आपका ये शिमला मिर्च है, इनमें जो है जो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ज़्यादा होता है, जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं उनके लेवल को डाउन करता है और आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। तो ये चीज़ें तो वो हैं जो हम बता रहे हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से बता रहे हैं। एक और चीज़ है, जैसे प्रिवेंशन में हम कहेंगे स्ट्रेस लेवल को हमें कम करना चाहिए। आप देखिए, जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में होता है
तो उसके शरीर के अंदर कार्टिसोल का लेवल ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो आपको बॉडी को जो है एक्टिव रहने में मदद करता है जब आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन अगर आदमी परमानेंट या परसिस्टेंट स्ट्रेस पे रहेगा तो वो कार्टिसोल का लेवल हमेशा हाई रहेगा आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, और उस वजह से, उस कार्टिसोल की वजह से आपके ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते जाएंगे। स्पेशली वो सेल्स, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा था जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जहाँ पे हमारी मेमोरी बनती है, तो वहाँ पे डैमेज होगा, धीरे धीरे मेमोरी आपकी डिप होती चली जाएगी। इसीलिए आपको ये ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो, तो उनमें योगा, एक्सरसाइज, इन सब का भी रोल होता है। और जी, आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी, उसमें लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। हमेशा दूसरों की अचीवमेंट को देख के जो लोग होते हैं, हमेशा लगता है हमारे पास कम है, फला के पास ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, फल की चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए। हम तुलना ना करें किसी से कि हमारे पास क्या कम रह गया, फला के पास क्या एक जो आपने ट्रीटमेंट का बताया, ट्रीटमेंट अशोक जी वेरी करता है, जैसा मैंने बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कॉजेज पे। अगर अल्जाइमर्स की बात करें तो जो रिस्क फैक्टर, जो आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाई के अलावा जो ट्रीटमेंट अभी है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो मैं नहीं कहूँगा, शुरुआती स्टेज उससे फ़ायदा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, जिस पे शोध चल रहा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो हमारे दिमाग में एक एमाइलॉइड नाम का तत्व जमा होता है, मेनली उसी पे फोकस करके ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आने वाले समय में उसके और रिजल्ट्स आएंगे तो हम उसको पेशेंट्स पे दे पाएंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल कॉजेज हैं उनके ट्रीटमेंट भी अलग है। थायराइड की दिक्कत है, आप थायराइड सप्लीमेंट करिए, विटामिन B12 कमी, विटामिन B12 B1 दीजिए। इसी तरीके से ट्यूमर है तो हटा दीजिए, इन्फेक्शन है तो ट्रीट करिए, और अगर आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज करिए। तो सब चीज़ का ट्रीटमेंट कॉज के हिसाब से अलग अलग है। कुल मिलाकर के आवश्यक ये है कि जब किसी भी मरीज में ऐसे प्रारंभिक लक्षण आए तो उन लक्षणों को नजरअंदाज करने से बचें और अपने नजदीकी चिकित्सक से जाकर के परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो हमारे जो श्रोता अभी इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल फोन, रेडियो सेट या कार में सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, विशेष करके इस बीमारी से बचने के लिए? विशेषकर इस बीमारी से संबंधित मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि लोग ये न समझें कि सिर्फ हमारा जो यादाश्त है वो कम होना ही लक्षण है डिमेंशिया का। जैसा मैंने बताया, तरह तरह के लक्षण हो सकते हैं आपके डिमेंशिया के, और इसमें जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के अलावा जो सबसे अहम रोल है वो उस मरीज के घर वाले का है, परिवार वाले का। अगर वो प्रेम, सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट, आत्मीयता के साथ उस मरीज का इलाज करेंगे और समय समय पर चिकित्सक को दिखाते रहेंगे, तो बीमारी उस तरीके से विकराल रूप नहीं ले पाएगी, या उसका जो प्रोग्रेस होगा स्लोली होगा, लोग कोप अप करके, और वो इंसान भी एक ढंग की ज़िंदगी जी पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लक्षणों को समय से पहचानें और जितनी जल्दी उसके डॉक्टर के संपर्क में आए। निश्चित तौर पर डॉक्टर वरुण, आप समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं को डिमेंशिया के बारे में बड़ी विस्तार से जानकारी दी, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है और कैसे इसका इलाज करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। अगर हमारे श्रोता इसको अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, जो आपने लक्षण बताए उन पर वो गौर करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से जंग जीत सकते हैं। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।